वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस या पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। ये दो टर्म्स हमने पढ़ी थी कल। यदि बात की जाए पैरामैग्नेटिज्म, तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जा रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, यह पदार्थ आकर्षित करता है। इस वजह से चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि डायामैग्नेटिज्म की बात की जाए तो डायामैग्नेटिज्म जो डायमैग्नेटिक पदार्थ हैं, ये पदार्थ आरोपित चुंबकीय आघूर्ण को या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करेंगे, इसका मतलब म्यू का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई पदार्थ है, वो आपकी तरफ आ रहा है और यदि आप उसे आकर्षित करते हो, जैसे एक चुंबक इधर एक चुंबक इधर, चुंबक धीरे धीरे इधर आ रही है, आपने इसको आकर्षित किया, तो क्या ये तीव्र गति से अपने पास आएगी? क्या भाई, जैसे अपन उस पर आकर्षण बल लगाएंगे तो आकर्षण बल लगने पर वह चुंबक तुरंत क्या हो जाएगी, दूसरे चुंबक से चिपक जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई, और जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू का मान बढ़ गया। अतः हम कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ में कि जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं, ये निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से अधिक तीव्रता कर देते हैं। और डायामैग्नेटिक पदार्थ की बात की जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देते हैं। कारण, क्योंकि सामने से एक चुंबक आ रही है, यहाँ से प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है, उसकी तीव्रता माना कि वह, जैसे मान के चलो कोई साधन को ले लिया, जैसे एक मोटरसाइकिल है, वो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ रही है, उस पर कोई अवरोध आ जाए तो अवरोध आने पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तीव्रता, जो इंटेंसिटी थी चुंबकीय क्षेत्र की, वह इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमने कल ये भी बताया कि डायामैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं, और डायामैग्नेटिक पदार्थों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत चक्रण होता है। चुंबकीय आघूर्ण का क्या होता है, विपरीत चक्रण होता है। इस वजह से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जीरो। ठीक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका क्या होता है, समानांतरण चक्रण होता है। ये अलाइनमेंट रूप में या एक संरेखीय रूप में क्या होते हैं, ये व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीजें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी टर्म है आपकी फेरोमैग्नेटिज्म, जिसे हम बोलते हैं लोह चुंबकीय। नेक्स्ट टर्म कौन सी आपकी, थर्ड टर्म है फेरोमैग्नेटिज्म, जिसे क्या बोलते हैं हम, लोहा चुंबकीय। देखिए यहां पर फेरो से मतलब क्या है, लोहा, और मैग्नेटिज्म से मतलब क्या है, चुंबकीय व्यवहार। और हम जानते हैं कि लोहा वो जो है वो चुंबक को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, देखिए ये जो फेरोमैग्नेटिज्म गुण है, ये जो व्यवहार है, यह एक तरह से अनुचुंबकीय व्यवहार ही है, पैरामैग्नेटिक व्यवहार ही है। बस ये क्या है, उसका एक विस्तृत रूप है, एक बड़ा रूप है। कहने का मतलब, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को कोई पदार्थ प्रबल रूप से क्या करे, प्रबल रूप से आकर्षित करे। यहां पर आकर्षण बल कैसा लगाया जा रहा है, प्रबल आकर्षण बल लगाया जा रहा है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाएंगे। वापस से सुनिए, फेरोमैग्नेटिज्म लोहा चुंबकीय। फेरो से हमारा तात्पर्य क्या है, लोहा, और मैग्नेटिज्म से क्या मतलब, हमारा चुंबकीय व्यवहार। हम जानते हैं लोहा और चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अतः ये पदार्थ भी क्या होंगे, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो जो आपके फेरोमैग्नेटिज्म लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं। ये भी एक तरह से अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। बस ये अनुचुंबकीय पदार्थ का क्या है, एक विस्तृत रूप है। विस्तृत रूप कैसे, कि वहां पर अनुचुंबकीय गुण या चुंबकीय गुण जो होते हैं वो कम होते हैं, और यहाँ पर चुंबकीय गुण क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये फेरोमैग्नेटिज्म पदार्थ हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, ये लोहे चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहां पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो बहुत पास पास पाए जाते हैं,
और जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही रेखा में संरेखीय रूप से एक ही स्पिन के साथ क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं। इस वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान है वह क्या होता है, अधिक हो जाता है। पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर प्रबल रूप से आकर्षित किया जा रहा है। जैसे ही आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाई, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होगा, जो डायमैग्नेटिक पदार्थ है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है, यह लोहे चुंबकीय पदार्थ उस आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, तुरंत आकर्षित करेगा। इस वजह से यहाँ पर जो म्यू का मान बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, सडनली बढ़ता है, अचानक बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक दूसरे के समानांतर चक्रण में, एक ही चक्रण में व्यवस्थित हो गए। इस वजह से चुंबकीय आघूर्ण का मान, जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है, उसका मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यदि देखा जाए तो ये सभी जो पदार्थ हैं ये चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो चुंबकीय जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे। इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए इनकी एक विशेष विशेषता क्या है कि यदि जब हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, हम दो कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पर। एक कंडीशन में तो हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन में हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं कर रहे हैं। माना ये कंडीशन फर्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं किया है। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका वैतरतीय वितरण होता है। कहने का मतलब एक फिक्स दिशा में अरेंजमेंट नहीं होता, इनका क्या होता है, अस्त व्यस्त रूप से क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का वितरण होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर इन चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जाता है, एक दूसरे के समानांतर एक ही चक्रण में क्या हो जाता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से हमारा मतलब क्या था, संरेखीय रूप से अरेंजमेंट हो जाता है। ये एक ही रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं और इन सभी का चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं एक का क्या होता है 1/2, इन सभी का चुंबकीय आघूर्ण जोड़कर क्या हो जाएगा, इनका म्यू का मान क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ में भी सेम ऐसा ही हो रहा था कि जब क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सारे इलेक्ट्रॉन के चक्रण एक ही चक्रण में व्यवस्थित हो गए और मैग्नेट म्यू का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो देखिए अंतर यह है कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ पहली बात तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित तो करते हैं लेकिन प्रबल रूप से आकर्षित नहीं करते, तीव्र गति से आकर्षित नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को तीव्र गति से आकर्षित करते हैं। जब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को तीव्र गति से आकर्षित करते हैं तो म्यू का मान क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है, सडनली बढ़ जाता है। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है, इन लोहे चुंबकीय पदार्थ में म्यू का मान बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और यदि देखा जाए तो अनुचुंबकीय पदार्थों में यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तो चुंबकीय गुण थोड़े देर बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन लोहे चुंबकीय क्षेत्र की या लोहे चुंबकीय पदार्थों की यह विशेषता है कि अब यदि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने के बाद उसको हटा भी लिया जाए तो भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है, चुंबकीय गुण बने रहते हैं। अब भी यह लोह चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए लोहे चुंबकीय पदार्थों को हम स्थायी चुंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक भी कहते हैं। वापस से सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि यदि अपन एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, एक बार हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चुंबकीय आघूर्ण है इनका अलाइनमेंट या संरेखीय रूप से क्या हो गए, ये व्यवस्थित हो गए, अरेंज्ड हो गए, तो इनका म्यू का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब यदि ये जो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लिया जाए तो भी यह चुंबकीय जो आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं ये लोहे चुंबकीय पदार्थ चुंबक की तरह ही व्यवहार करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहे चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है,
यहां तक हमें क्या पता लगा कि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, इन लोहे चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों से ज्यादा क्या पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। पहली बात तो अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। दूसरी बात कि इनको यदि आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया जाए तो भी इनमें स्थायी चुंबक का गुण पाया जाता है। अब देखिए, लोहे चुंबकीय पदार्थ की यदि बात की जाए तो तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर म्यू का मान या काई का मान, काई बोले तो चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। किसमें, लोहे चुंबकीय पदार्थ में। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो अचानक से बढ़ जाती है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पहले मैं बात करता हूं अनुचुंबकीय पदार्थ की। अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो रही थी। कहने का मतलब क्या था कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति थी काई एम, जिसको हम लिख सकते हैं मोलर ससेप्टिबिलिटी या मास ससेप्टिबिलिटी बोल दीजिए, यदि इसका टेम्परेचर के साथ में ग्राफ बनाया जाए, किसके लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, तो हम जानते हैं टेम्परेचर और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस वजह से जो ग्राफ बनता किसके लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, वो इस प्रकार का, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है और समान रूप से कम होती है। इस वजह से ग्राफ ऐसा आता किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। यह किसके लिए ग्राफ है, यह ग्राफ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घट रही है वो समान रूप से घट रही है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेकिन लोहे चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, यदि इसमें मैं काई एम और टेम्परेचर के मध्य में ग्राफ खींचूं तो हमें ऐसा लगता है कि यह ग्राफ कैसा आना चाहिए, अनुचुंबकीय पदार्थ जैसा ही आना चाहिए कि यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। लेकिन देखा यह जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति कम तो होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यह टेम्परेचर कहलाता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। वापस से देखिए, मैंने क्या बोला, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात की जाए तो अनुचुंबकीय पदार्थ में जो टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो रही है वो समान रूप से कम हो रही है, एक ही तरह से कम हो रही है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेम फॉलो हो रहा है। यदि हम बात करें लोह चुंबकीय पदार्थ की, लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहां पर भी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा स्थायी टेम्परेचर होता है जहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से बढ़ जाता है। यह टेम्परेचर कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहलाता है, यह टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। उसका कारण क्या है, देखिए इस जगह की बात की जाए तो यहां पर टेम्परेचर का मान हाई है, क्योंकि इधर चलने पर टेम्परेचर ज्यादा है। जब टेम्परेचर का मान हाई है तो जो इलेक्ट्रॉन अलाइंड हो रहे थे एक दूसरे के साथ, एक ही चक्रण में व्यवस्थित हो रहे थे, टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर ये क्या हो जाते हैं, बेतरतीब हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कहने का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इधर, कोई इधर, इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। कारण क्या है, मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे ही टेम्परेचर का मान बढ़ाया गया, टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर क्या होगा, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पाए जा रहे थे, जितने तीव्र गति से यहां पर ये अंतःक्रिया कर रहे थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, अब ये इतने अच्छे ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और इंटरेक्शन कम होने के कारण चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक ही चक्रण में व्यवस्थित हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो जो आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जा रही है वो चुंबकीय प्रवृत्ति अचानक से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और यह चुंबकीय प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, फेरोमैग्नेटिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फेरोमैग्नेटिज्म। क्योंकि मैंने आपको अभी यही बताया कि जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को तीव्र गति से, प्रबल गति से आकर्षित करते हैं। इस वजह से ही जो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ी है वो अचानक बढ़ी है। ठीक है,
लेकिन हाई टेम्परेचर पे बात की जाए तो यह पदार्थ फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हाई टेम्परेचर पर किसकी तरह कार्य करते हैं? पैरामैग्नेटिक पदार्थ की तरह ही कार्य करते हैं या अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए दो तरह के नेचर दर्शा रहा है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कि यह हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करता है, और एक ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पदार्थ जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से बढ़ जाता है, काई एम का मान अचानक से इंक्रीज हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। और जो चुंबकीय प्रवृत्ति बड़ी है ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। ये जो व्यवहार है किसका? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का ये जो व्यवहार है इसे फेरोमैग्नेटिज्म, और हाई टेम्परेचर पे जो व्यवहार है उसे पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बात की जाए तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ ही है, बस यह अनुचुंबकीय पदार्थ का विस्तृत रूप है, क्योंकि यह अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को तीव्र गति से आकर्षित करता है। जब यह तीव्र गति से आकर्षित करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से बढ़ जाएगा। सामान्यतः माना जाता है कि जो काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ खींचें फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनुचुंबकीय पदार्थ, तो वहां पर क्या होता है? ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेकिन इसी की बात की जाए किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के लिए, लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए, तो लोहे चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से बढ़ जाता है, वह टेम्परेचर कहलाता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। हाई टेम्परेचर पर लोहे चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, और लो टेम्परेचर पर क्या होता है? ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की तरह कब कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं क्यूरी टेम्परेचर से कम पर। जो आपका क्यूरी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक की तरह कार्य करते हैं, और क्यूरी टेम्परेचर से ये पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय की तरह कार्य करने लग जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनका बेतरतीब ढंग, इनका जो अरेंजमेंट है वो बेतरतीब हो जाएगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम हो जाएगा। ये किसकी बात की हमने? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की। इसके बाद नेक्स्ट चुंबकीय व्यवहार एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। कौन सा चुंबकीय व्यवहार है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जिसे हम क्या बोलते हैं? विपरीत लोहे चुंबकीय व्यवहार। ठीक है, विपरीत लोहे चुंबकीय व्यवहार। अब देखिए, यदि इसकी बात की जाए और डायमैग्नेटिक पदार्थ की बात की जाए तो दोनों ही पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का या चुंबकीय आघूर्ण का विपरीत चक्रण पाया जाता है। कैसा चक्रण पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। इन पदार्थों की भी बात की जाए तो ये पदार्थ भी सेम लोहे चुंबकीय पदार्थों की तरह उच्च ताप पर तो क्या करते हैं? पैरामैग्नेटिक पदार्थ की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर इनमें क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से कम हो जाता है। वहां पर क्या हुआ था? ज्यादा हुआ था, यहाँ पर कम हुआ है। इस वजह से इसे कहा जाता है विपरीत लोहे चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि ये लोहे चुंबकीय पदार्थ से विपरीत गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर यदि ग्राफ खींचा जाए काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति और टेम्परेचर के बीच में, तो ग्राफ एक्सेप्ट तो ये किया जाता है कि ये ग्राफ आना चाहिए, जो कि वैसे होता किसके लिए है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम का मान अचानक से कम हो जाता है। यह टेम्परेचर कहलाता है नील टेम्परेचर। क्या कहलाता है? टेम्परेचर नील टेम्परेचर कहलाता है। और टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर तो वही चीज कि चुंबकीय आघूर्ण का बेतरतीब ढंग से अरेंजमेंट होगा
और टेम्परेचर बढ़ने पर यह पदार्थ किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा? पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करने लग जाएगा। जिस प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर प्रबल रूप से आकर्षित कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से विपरीत लोह चुंबकीय पदार्थ जो आरोपित या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्रतिकर्षित करते हैं। इस वजह से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है और जो चुंबकीय आघूर्ण व्यवस्थित हुए हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं विपरीत चक्रण के साथ। किस प्रकार से? चुंबकीय आघूर्ण विपरीत चक्रण के साथ क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात की जाए तो एक के लिए यदि प्लस हाफ होता है तो दूसरे के लिए माइनस हाफ होता है। ये चीज तो हम जानते हैं। यदि ये एक के लिए प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए क्या होगा? माइनस हाफ होगा। ठीक है। और आगे देखें तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? एक दूसरे को नष्ट कर देता है और टोटल चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 हो जाता है। जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। म्यू बराबर 0। यहां पर एक फिक्स ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से कम हो जाता है। किसके लिए? एंटी फेरोमैग्नेटिक विपरीत लोहे चुंबकीय पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाता है जिसमें एक फिक्स टेम्परेचर पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कारण क्योंकि उस टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में व्यवस्थित हो जाते हैं। जब इनका अरेंजमेंट विपरीत चक्रण में हो जाएगा तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? 0। और हाई टेम्परेचर पर तो वही बात कि ये क्या होंगे? बेतरतीब ढंग से वितरित हो जाएंगे और चुंबकीय आघूर्ण, जो आपका चुंबकीय आघूर्ण का कुछ ना कुछ मान होगा, इस वजह से वह कैसा व्यवहार शो करेगा? पैरामैग्नेटिक व्यवहार शो करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्यूरी टेम्परेचर पर और एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ नील टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक पदार्थ की तरह कार्य करने लग जाते हैं। किसकी तरह? पैरामैग्नेटिक पदार्थ की तरह कार्य करने लग जाते हैं। कौन? एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है। क्योंकि हमने देखा था लोहे चुंबकीय पदार्थ में क्यूरी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक से बढ़ गया और हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य कर रहा था। इसी प्रकार से नील टेम्परेचर में भी क्या है? नील टेम्परेचर से और उससे कम, उससे अधिक टेम्परेचर पर यह पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करने लग जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक तथा विपरीत फेरोमैग्नेटिक दो पदार्थ ऐसे होते हैं, इन पदार्थों में यह हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करने लग जाते हैं। हमने दो प्रकार के टेम्परेचर देखे, एक नील टेम्परेचर, एक क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर किसमें पाया जाता है? लोह चुंबकीय पदार्थों में। क्यूरी टेम्परेचर पर लोह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो अचानक से बढ़ जाती है। नील टेम्परेचर पाया जाता है विपरीत लोह चुंबकीय पदार्थ में। नील टेम्परेचर पर विपरीत लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अचानक से कम हो जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CuCH3COO माइनस का होल ट्वाइस। ये हमने एग्जाम्पल लिया जिसका नाम है क्यूप्रिक एसीटेट। क्या नाम है? क्यूप्रिक एसीटेट। यदि एसीटेट केवल मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं CH3COO माइनस की, तो वो स्ट्रक्चर होती है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब मैं इस कंप्लीट की यदि स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मैं इसको किस प्रकार से लिख रहा हूं? देखिए, मैंने इसको लिख दिया इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो कभी इस पे भी क्या आ सकता है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अतः एक बार इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पर एक बार इस पे नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से आते रहते हैं। मैंने इस पूरे कंपाउंड को शो कर दिया है किस रूप में? इस रूप में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में लिख दिया है। ठीक है। अब इस कंपाउंड की यदि स्ट्रक्चर बनाई जाए तो Cu ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तो हुआ CH3COO माइनस एक, दूसरा ये वाला। ठीक है। यह कॉम्प्लेक्स प्रकृति में किसकी फॉर्म में पाया जाता है? द्विलक की फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। किसकी फॉर्म में? डाइमर की फॉर्म में यह कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इस वजह से क्या होगा? यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या हो गया? इसका डाइमर। भाई एक यूनिट है ये वाली यूनिट की बात की जाए तो ये रही।
सेम ऐसी यूनिट एक और, क्योंकि डाइमर की फॉर्म में यह कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और जलीय विलयन की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, H2O पाया जाता है, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं इस कॉम्प्लेक्स का जलीय विलयन में। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यदि कॉपर को देखें तो कॉपर का होता है D9 विन्यास। कौन सा होता है, D9। D9 को यदि भरा जाए तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चाहे आप इसको हाई स्पिन भर दीजिए और चाहे इसको आप लो स्पिन भर दीजिए, चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे लिगेंड दुर्बल हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किसके पास, कॉपर के पास। यहां पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, और ये दूसरी यूनिट है तो इस वाले कॉपर के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब टेम्परेचर का मान कम है, यदि इस कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर का मान कम है, मैंने यहां पर थोड़ी स्ट्रक्चर जल्दबाजी में गलत बना दी है। देखिए ये स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इस वाले ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन टच होगा, इस वाले ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन, इस प्रकार से डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। मैंने आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दी थी, उसके बाद उसकी डाइमेरिक फॉर्म नहीं बनाई थी। डाइमेरिक फॉर्म इस प्रकार से होती है क्योंकि यह कैसा पाया जाता है, डाइमर के रूप में पाया जाता है। इस कॉपर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया जा रहा है, इस कॉपर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया जा रहा है। यह उदाहरण है एंटी फेरोमैग्नेटिक का, विपरीत लोह चुंबकीय का। क्योंकि जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो देखा गया कि एट हाई टेम्परेचर बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक। जो इसका व्यवहार था वो कैसा था, पैरामैग्नेटिक व्यवहार था। एट लोअर टेम्परेचर की यदि बात की जाए तो यह बिहेव करता है डायामैग्नेटिक की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, डायामैग्नेटिक की तरह, क्योंकि संपूर्ण इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये दोनों लिखा है एंटी फेरोमैग्नेटिक में कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति अचानक से कम हो जाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति कम कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट क्या हो जाता है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाता है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से एट लोअर टेम्परेचर यह डायमैग्नेटिक की तरह कार्य करता है, और यह कॉम्प्लेक्स एट द हायर टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स से स्पष्ट भी होता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हाई टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करते हैं और लोअर टेम्परेचर पर डायामैग्नेटिक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर यदि बात की जाए ओवरऑल, तो हाई टेम्परेचर पर तो चाहे आपका लोह चुंबकीय पदार्थ हो चाहे विपरीत लोह चुंबकीय पदार्थ हो, दोनों ही पदार्थ क्या करते हैं, आपके अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक की तरह कार्य करते हैं। और लोअर टेम्परेचर पे बात की जाए तो लोअर टेम्परेचर पर आपका जो एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है वह डायामैग्नेटिक की तरह कार्य करने लग जाता है, और लोअर टेम्परेचर पर मैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ जो था वह प्रबल अनुचुंबकीय की तरह कार्य करने लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने चार गुणधर्म देखे हैं। किसके, हमने इस प्रकार से चार गुणधर्म देखे हैं, चार व्यवहार देखे हैं चुंबक के। ठीक है, नेक्स्ट जो एक व्यवहार बचा है आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।